हेलो बच्चों, वेलकम टू गीतांजलि पाठशाला। और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि न्यूज़ में थे। ठीक है, एंड दिस इज़ गौतम। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा कोट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली आपको नेल्सन मंडेला जी का ये कोट है। और बेसिकली आपको इस कोट के बारे में पता होना चाहिए कि एजुकेशन की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप अपनी एजुकेशन से इस पूरे वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, आप इसको ऐसे मत समझिए। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आगे आज हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट हेडलाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। पर्टिकुलरली फर्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी स्टोरी है एक। और PKK कुर्दिश एक रिबेल ग्रुप है, ये पर्टिकुलर CUET के लिए इंपॉर्टेंट है, जाके आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, इट्स अ गुड रीड। इसके साथ ही आपको क्या देखना है जाके कि M23 एक रिबेल ग्रुप है जो कि कुछ टाइम से न्यूज़ में है। आप उसको आप घर पे जाएंगे और इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, और थर्ड न्यूज़ है कि GDP ग्रो एट 6.2%। अभी GDP का डेटा निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या अपनी NCERTs में जाना है। ठीक है, और वहाँ जाके आपको देखना है, अपनी इकोनॉमिक्स के NCERTs में आपको जाके देखना है कि GDP होती क्या है, कितने तरह की होती है। ठीक है, और आप पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि नॉमिनल और रियल। ठीक है, नॉमिनल और रियल GDP में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आप जाके देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी न्यूज़ भी हैं और कुछ में आपको पॉइंटर्स मिलेंगे CUET के लिए और फिर CLAT के लिए भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। सो एक इंडियन एक्सप्रेस पे एक न्यूज़ थी फ्रंट पेज पे, द टीन चाइल्ड इन फ्रेंच चाइल्ड रेप ट्रायल, वन विक्टिम ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम जिजेल पेलिकॉट केस। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फ्रांस में एक चाइल्ड रेप ट्रायल चल रहा है, बहुत ही जो कि बड़ा ट्रायल बन गया है। और यहाँ पे जो विक्टिम ने बोला है कि ही टुक हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द जिजेल पेलिकॉट केस, जो कि मी टू मूवमेंट का एक पार्ट था। ठीक है, तो एक अच्छी स्टोरी है। मे बी आपसे स्टोरी लाइन में इसे पर्टिकुलर क्लैट में स्टोरी लाइन से आपसे कुछ चीज़ें पूछ ली जाए, मे बी एक पैराग्राफ ऐसा आ जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर कि बेसिकली जो विक्टिम है उसका कहना है कि जो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आपको साइलेंट नहीं रहना है। जो भी चीज़ गलत हो रही है आपको उसके बारे में बोलना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि यही चीज़ जो है मी टू मूवमेंट में किया गया था। लोग जब खुल के बाहर बोलने लगे थे तभी जो है क्रिमिनल्स पकड़े गए थे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली ये ज़रूरी है कि आप में से जो पर्टिकुलरली वुमन है उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो दे शुड स्पीक आउट। ठीक है, और बाकी सब लोगों को भी उनको विक्टिमाइज़ नहीं करना होता, विक्टिम को और विक्टिमाइज़ नहीं करना होता है, बल्कि वहाँ पे अगर आप जस्टिस दिला सकते हैं तो आपको उनको जस्टिस दिलाना है। और आप लॉयर बनेंगे तो आपका यही काम होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप स्टोरी में जाके इसको थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, आगे के इसरो आदित्य L1 मिशन अनलॉक्स दी सोलर फ्लेयर सीक्रेट्स विद न्यू इमेजिंग। तो बेसिकली आदित्य L1 इसरो का एक मिशन है जो कि सन के कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करता है। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, अभी उसने कुछ नई इमेजेस निकाली हैं, तो उनसे कुछ आइडिया लगाए कि स्पेस की हिस्ट्री के बारे में या कुछ से नई थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी है। तो आपको आइडिया क्या होना चाहिए कि आदित्य L1 मिशन है क्या। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स अ स्पेस बेस्ड मिशन, इसरो का मिशन है। ठीक है, और एटलीस्ट पोजीशन है L1 लेग्रांज पॉइंट। अब ये लेग्रांज पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लेग्रांज पॉइंट का मतलब क्या है। लेग्रांज पॉइंट बेसिकली एक कुछ पॉइंट्स होते हैं स्पेस में जहाँ पे अर्थ का और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कैंसल आउट हो जाता है। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स स्टेबल भी होते हैं। स्टेबल मतलब कि अगर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज L4 पॉइंट है। ठीक है, अगर L4 पॉइंट एक स्टेबल पॉइंट है तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर आप उसको थोड़ा हिलाएंगे उसकी जगह से तो वापस अपनी जगह पे आके टिक जाएगा। ठीक है, तो कुछ अनस्टेबल भी होते हैं। L1 एक स्टेबल लेग्रांज पॉइंट में से एक है और वहाँ पे ही हमने अपने मिशन को प्लेस किया है सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, तो मिशन लॉन्च कब हुआ था, मिशन 2023 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और हेलो ऑर्बिट के अराउंड मिशन पहुंचा था
जनवरी 6, 2024 को। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लॉन्च कब हुआ था और मिशन कब वहाँ पहुँचा हुआ था, तो काफ़ी क्लोज डेट्स हैं 2023-24। ठीक है, और हेलो ऑर्बिट जो है, हेलो ऑर्बिट बेसिकली L1 लैग्रांज पॉइंट जो है आपका, इसके अराउंड एक ऑर्बिट है, उसे ही हेलो ऑर्बिट, उसे ही हेलो ऑर्बिट बोला गया है। ठीक है, तो इस ऑर्बिट के अंदर ये आपका आदित्य L1 मिशन हमारा रोटेट करता है। ठीक है, मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू इन्वेस्टिगेट सोलर डायनेमिक्स इंक्लूडिंग फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन। ठीक है, तो ये मिशन के ऑब्जेक्टिव थे, और जो है सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व भी करना था, और उसका अर्थ के क्लाइमेट के ऊपर, स्पेस वेदर के ऊपर क्या इफेक्ट है वो ऑब्जर्व करना था। ठीक है, तो ये तो मिशन की बात हो गई, लेकिन आपके बेसिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए कि सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर्स देज आर सडन एंड इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन्स एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन विद इन द सन्स डायनेमिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो सन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो डायनेमिक इंटरेक्शन होते हैं उसकी वजह से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। ठीक है, और साथ में आपको कोरोना भी पता होना चाहिए। ठीक है, सन्स कोरोना इज द आउटर सरफेस ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोरोना क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, आप इसको सर्च भी मार सकते हैं जाके इंटरनेट पे। ठीक है, तो अब जब वहाँ से सोलर फ्लेयर निकलते हैं, ठीक है, तो उनके साथ में क्या निकलता है? एक्सरेज निकलते हैं, यूवी लाइट निकलती है, और बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, और जब ये अर्थ तक आते हैं, ये इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, सो दे कैन डिसरप्ट द अर्थ सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड पावर ग्रिड्स। तो हमारी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और पावर ग्रिड को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो उस आदित्य L1 मिशन पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू इनको स्टडी किया जाता है। जैसे यहाँ पे सूट्स एक नाम दिया, सोलेक्स एक नाम दिया, हीलियोस एक नाम दिया हुआ है। अब ये आपको हर एक का नाम नहीं ऐसे आइडिया पता होना चाहिए, बट आपको ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए कि मिशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। L1 लैग्रांज पॉइंट का मतलब, L1 का मतलब लैग्रांज पॉइंट है। आदित्य का मतलब यस, आदित्य इज द नेम, हिंदी नाम है। ठीक है, बट इसका नाम ही इसका जो है मतलब सूरज ही होता है, तो सन ही होता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान होना पड़ेगा। मे बी आपसे पैराग्राफ की फॉर्म में आदित्य L1 के बारे में आपसे एक मिशन की एक स्टोरी लाइन देके आपसे एक पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं सब लाइन्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आगे देखते हैं, लेगेसी ऑफ खुसरो, द म्यूजिकल फ्लैग बीरर ऑफ सूफिज्म प्लूरिस्टिक ट्रेडिशन। तो अभी बेसिकली क्या है कि 25th एडिशन है जश्न खुसरो। एक दिल्ली के अंदर एक फेस्टिवल है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद विजिट किया है। ठीक है, और उसको लेके उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो उसी को लेके इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में ये न्यूज़ आई थी। तो अमीर खुसरो इज़ ए वेरी फेमस पर्सनैलिटी एंड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम एनी एग्जाम परस्पेक्टिव। तो उनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो उनको तूतिया हिंद बोलते हैं, यानी कि पैरेट ऑफ इंडिया उनको बोला जाता है। ही इज़ 13th सेंचुरी मिस्टिक पोइट एंड ही इज़ कंसिडर्ड ए की फिगर इन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन सिंक्रेटिक गंगा जमुना कल्चर, जिसको गंगा जमुनाई कल्चर एक होता है, जिसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। एंड हीज कॉन्ट्रीब्यूशन स्पैन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सूफी कवाली, पर्शियन लिटरेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदवी। ठीक है ना, हिंदी का एक प्रिकर्सर है, और हिंदी और उर्दू का एक प्रिकर्सर लैंग्वेज है हिंदवी, उसके डेवलपमेंट में इनका रोल रहा है। ठीक है, और सूफी कवाली में, सूफी म्यूज़िक में इनका रोल रहा है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ही बिस्टाउड हिम द टाइटल ऑफ अमीर। उन्होंने ही इनको अमीर खुसरो का टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। CUT में तो ऐसे पॉइंट आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर CUT। एंड ही वॉज द डिसाइपल, वो डिसाइपल थे किसके? शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ। इनफैक्ट निज़ामुद्दीन औलिया जी ने ये भी बोला था कि उनको खुसरो जी के साथ ही बरी किया जाए। ठीक है, उनके साथ ही दफनाया जाए। तो इतने अच्छे डिसाइपल थे उनके, इतना सब कॉन्ट्रीब्यूशन किया उन्होंने, आप देख ही सकते हैं। एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंक्लूडिंग राग्स। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ रहे? रागास में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, ख्याल म्यूजिक में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, इनफैक्ट सितार और तबला के इन्वेंशन में भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं। इसका कोई क्लियर एविडेंस तो शायद नहीं है, बट ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी हिस्ट्री की NCERTs में जाके, बुक में जाके इनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इनसे रिलेटेड इन्फो मिलेगी। आगे देखते हैं, द नेसेसिटी ऑफ मेन स्ट्रीम वेटलैंड कंजर्वेशन। तो बेसिकली एडिटोरियल पेज में, हिंदू के एडिटोरियल पेज में आर्टिकल आया था, वेटलैंड कंजर्वेशन को लेके है। ठीक है, अब
ये आर्टिकल में पूरा डिस्कशन किया गया है कि पर्टिकुलरली अभी इंडिया की वेटलैंड की सिचुएशन क्या है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन को लेके हम रामसर कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी है, तो ये आर्टिकल इट्स अ गुड रीड। बट आपको क्या बहुत बेसिक चीज़ें कुछ आपको आइडिया होना चाहिए कि ठीक है कि वेटलैंड होता क्या है, ठीक है कि वेटलैंड क्या होता है या किस चीज़ को वेटलैंड बोला जा सकता है। तो यही आपका होमवर्क भी है, ठीक है ना। आप सर्च मारेंगे कि व्हाट इज़ वेटलैंड, व्हाट इज़ वेटलैंड। तो हिस्ट्री आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो शायद इसका रेफरेंस उतना ना मिले, बट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इंडियन ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है क्लास 11th, आई थिंक क्लास 11th में है, तो उसमें जाके आपको देखना है, ठीक है, कि वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट इसका वेटलैंड का भी रेफरेंस मिलेगा, और जहाँ पे रामसर कन्वेंशन का भी, जहाँ पे वेटलैंड का आपको रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, वेटलैंड और पीटलैंड फॉरेस्ट, तो ऐसा कुछ करके आपको रेफरेंस मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको इसे देखना है, थोड़ा आप इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकसिंग ऑन कन्वेंशन ऑफ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड, ठीक है। तो वेटलैंड के सस्टेनेबल यूज़ के लिए रामसर कन्वेंशन को लाया गया था, और जो साइट्स इनके अंदर आते हैं, जो भी वेटलैंड साइट्स इसके अंदर आते हैं, उनको रामसर साइट्स बोलते हैं, ठीक है। कन्वेंशन साइन कब हुआ था? 1971 में। ईरान एक सिटी है, तो ये सिटी का नाम आप जरूर याद रखेंगे, रामसर इज सिटी इन ईरान, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी है, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है फरवरी 2 को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे था, और इस साल की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे और कॉमन प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये पर्टिकुलरली ये चीज़ें आपकी CUT के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड जो स्टोरी है, ठीक है, वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड 2 तरीके के वेटलैंड आपको देखना होगा, नेचुरल और मैनमेड, ठीक है। आप घर जाएंगे, आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेचुरल वेटलैंड कौन से होते हैं और मैनमेड वेटलैंड कौन से होते हैं, और आप 2 पर्टिकुलर वेटलैंड को ध्यान में रखेंगे, उनके बारे में आप ज़रूर सर्च करेंगे। वो है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। इसके साथ आप देखेंगे केवलादेव, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको। केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका राजस्थान में है। इसके बारे में भी आप सर्च मारेंगे, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, ये फर्स्ट और सेकंड वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंडर आए थे, ठीक है। तो आपके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है। इंडियन डिजिटल इकोनॉमी रैंक 28 ऑन द यूज़र स्पेंडिंग ए रिपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली ICRER एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द प्रोकर सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी। तो इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2025 रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट इन्होंने ही एक चिप्स फ्रेमवर्क एक डेवलप किया था, जिसमें इंडिया की जिसमें 32 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है, ठीक है। तो उसमें कुछ जो फैक्टर्स लिए गए थे, जैसे लिए थे कि कनेक्टिविटी कैसी है आपकी कंट्री में, आप में ऐप डेवलपमेंट कितना होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज आपके यहाँ कितनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या पेनिट्रेशन है, साइबर सिक्योरिटी कैसी है, सस्टेनेबिलिटी कैसी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर चिप्स फ्रेमवर्क डाला गया था, जिससे किसी कंट्री की डिजिटल इकोनॉमी को रैंक किया जाता है, ठीक है। तो दिस न्यूज़ इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर CUT। क्लैट में आने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक जो है 8 आया है 32 कंट्रीज़ के अंदर से। ओवरऑल रैंक इंडिया का 8 है, और US ने टॉप किया है, और चाइना सेकंड है, और सिंगापुर थर्ड है। तो US टॉप किया है, और US जो है फर्स्ट रैंक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इंडिया की रैंक 8 था, ये आपको पता होना चाहिए, और चाइना की सेकंड है। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है ये इंडिया से नीचे हैं, ठीक है। तो मे भी आपसे एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लिया जाए। अब इसमें कुछ एक पैराडॉक्स दिया गया था कि इंडिया लार्ज टेलीकॉम एंड इंटरनेट मार्केट हैज़ मेड इट the third largest digitized country globally, behind only US and China. However, the level of digitization experienced by the average Indian rank in the country is 28 out of 32, ठीक है। तो जो एवरेज इंडियन जो है, एवरेज इंडियन कितना इंटरनेट यूज़ कर पाता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग काफ़ी लो है। लेकिन बट कंट्री का डिजिटाइजेशन जो है वो काफ़ी हाई है। डिजिटाइजेशन में हम थर्ड रैंक पे आते हैं,
बट जो हमारी कंट्री के जो एवरेज एक इंडियन एवरेज ऑन एन एवरेज जो एक इंडियन इंटरनेट यूज़ कर पाता है उसमें हम काफ़ी लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो एक पैराडॉक्स दिया गया बेसिकली कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इंटरनेट का बहुत अच्छे से एक्सेस है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट का बिल्कुल एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स को इसमें दिखाया गया था। बाकी इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको थोड़ा सा रैंकिंग के बारे में वो रिपोर्ट किसने रिलीज़ की थी, थोड़ा रिपोर्ट का नाम में भी आपसे पूछा जा सके, पर्टिकुलरली CUET में। ठीक है, तो ये आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। तो बाकी आप देख सकते हैं कि और भी चीज़ें हैं, और आई होप यू लाइक दिस कंटेंट एंड और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ पॉइंट इट आउट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।